नमस्कार दोस्तों। आज हम एक फिर से नए टॉपिक के साथ हैं और इस टॉपिक में हम सभी आयोगों को कंप्लीट करेंगे। जितने भी आयोग हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे और उन आयोग को इस हिसाब से कंप्लीट करेंगे ताकि आपको फिर कोई कन्फ्यूजन बचे ना। देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आयोग के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। हम यहाँ प्रत्येक आयोग के नाम के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसकी शक्ति का स्रोत क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, स्थापना, मुख्यालय कहाँ है, प्रमुख धाराएं क्या हैं, संरचना, योग्यता, नियुक्ति, त्यागपत्र, हटाने की प्रक्रिया, कार्य अवधि, शक्तियाँ, प्रथम प्रमुख, वर्तमान प्रमुख और समसामयिक जो भी करंट से संबंधित मुद्दे होंगे उस आयोग के, उन सबको कवर करेंगे। ये सारे के सारे कवर करेंगे अपन प्रत्येक आयोग के बारे में। अब आपको ध्यान रखना है कि आप इस श्रृंखला में नियमित बने रहें, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये जो जितने भी संस्था हैं या फिर आयोग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं। देखो, प्रमुख संस्थाएं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो संवैधानिक होती हैं, और एक सांविधिक होती हैं, और एक कार्यकारी। संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी। संवैधानिक का मतलब क्या है कि ऐसे निकाय जिनका प्रावधान संविधान में किया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि उस निकाय के बारे में हमारे संविधान में वर्णन है, संविधान में लिखा गया है उसके बारे में, ठीक है। परिवर्तन होगा तो भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ऐसे इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के है, वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है। ये सब क्या है? संवैधानिक आयोग है, ठीक है। दूसरे प्रकार का जो आयोग होता है, संस्थाएं होती हैं, वो है सांविधिक। देखो, इसका मतलब क्या होता है कि ये विधायिका के अधिनियम द्वारा निर्मित निकाय है। एक विधायिका के द्वारा कोई अधिनियम बनाया जाएगा और उस अधिनियम के तहत इनका गठन किया जाता है। इस प्रकार की आयोग को सांविधिक आयोग कहते हैं, स्टैट्यूटरी आयोग कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अगर परिवर्तन करना है तो सामान्य अधिनियम के द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। सामान्य अधिनियम पारित करके पार्लियामेंट से और उससे इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल देखोगे तो सूचना आयोग हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो गया। ये क्या है? सांविधिक आयोग है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा आयोग है, सांविधिक है, संवैधानिक है या कार्यकारी आयोग है, तो ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर आपने ये समझ लिया संवैधानिक का मतलब क्या है, सांविधिक का क्या है, तो अपने आप भी आपको लगभग चीज़ों का पता लग ही जाएगा, ठीक है। अगला जो तीसरा प्रकार है वो एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारी। कार्यकारी का मतलब क्या है कि सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा निर्मित है। इनका गठन सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया, इसके लिए ना तो संविधान में चर्चा है और ना ही किसी पार्लियामेंट या विधायिका के द्वारा कोई अधिनियमित करके इसका निर्माण किया जाता है। सिर्फ सरकार एक आदेश निकालती है और उस आदेश से इनका गठन हो जाता है। और परिवर्तन करना होगा तो सरकार की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा, जब चाहे सरकार इच्छा कर सकती है। जैसे उदाहरण इसका है नीति आयोग, समझ गए। इस प्रकार से आपके 3 प्रकार के आयोग हैं, तीनों मैंने बता दिए हैं, संवैधानिक, सांविधिक, कार्यकारी, ठीक है। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। ये हमारा पाठ्यक्रम है। हमने संवैधानिक आयोग कौन से हैं, सांविधिक आयोग कौन से हैं, कार्यकारी कौन से हैं, इन सब के बारे में यहाँ चर्चा की है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा की है। तो एक एक करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने आप ही आपके सामने आ जाएगी क्या क्या पढ़ रहे हैं। कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं हम। इसके बाहर आयोग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और जल्दी जल्दी करेंगे ताकि रिविजन करने में भी आसानी रहे। आप जब इस वीडियो को रिविजन के दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, समझ गए। भारतीय निर्वाचन आयोग के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लो। पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे, सामान्य जानकारी लेंगे, अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग की संरचना देखेंगे और आयोग के कार्य देखेंगे और अन्य तथ्य होंगे वो, और संभावित प्रश्न फिर कभी बाद में देखेंगे। अभी हम संभावित प्रश्न नहीं करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, यहाँ से आप ध्यान देना शुरू कर दो। भारतीय निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं सबसे पहले कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वहाँ निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन होना चाहिए। इसके लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन करवाने के लिए भारतीय संविधान के भाग 15 में, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन व्यवस्था का वर्णन किया गया है,
ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हेतु अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है, ठीक है। अब आगे देखो, निर्वाचन आयोग की जब बात कहाँ की गई है, संविधान के अनुच्छेद 324 में, तो कौन सी निकाय हो गई है, संवैधानिक निकाय हो गई, ठीक है, संवैधानिक निकाय होगी। और संवैधानिक निकाय इसका मतलब स्वतंत्र और स्वायत्त है, ठीक है, स्वतंत्र और स्वायत्त है। इसके बाद में इसकी सामान्य जानकारी और है, वो देख लेते हैं। देखो इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति अभी मैंने बता दी कि ये एक संवैधानिक और स्वायत्त स्वतंत्र आयोग है। संवैधानिक आयोग है, स्वायत्त है, स्वतंत्र आयोग है। इसका वर्णन कहाँ है, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है, ठीक है। एक एक अनुच्छेद देखते हैं और सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई कि एक निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम निर्वाचन आयोग सुकुमार सेन था। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये ऐसे तथ्य मैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ ताकि ये एसएससी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर आपके काम आ सके। यूपीएससी तो हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है, फिर भी आप पीसीएस वगैरह में और एसएससी वगैरह एग्जाम जो दोगे ना, उसके अंदर ये आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। वर्तमान में सुनील अरोरा, और उसके बाद में देखो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे इसके, प्रथम महिला वीएस रामादेवी। प्रथम चुनाव कब करवाया था इसने, 1951 से 1952 के बीच में, ठीक है। मेन आपको यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये ध्यान रखना है कि इसका जिक्र किया गया संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक, और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात कही गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके मुख्य कार्य कौन कौन से, प्रमुख कार्य, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। यहाँ ध्यान रखना आपको कि राज्य निर्वाचन आयोग है वो अलग है, और ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ये हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये राज्य निर्वाचन आयोग की बात नहीं हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है, और केंद्रीय निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराता है, संसद के, लोकसभा के, ठीक है, और विधानमंडल के, राज्य के जितने भी राज्य हैं उन सबके विधानमंडल के, राष्ट्रपति के चुनाव भी यही करवाएगा, और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी यही कराएगा। स्थानीय निकायों के चुनाव ये राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, ना कि किसकी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की, ठीक है। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं इसके बारे में एक बार इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है, तो एक एक करके देखते हैं कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 324 में क्या गया है, निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना, हटाने की प्रक्रिया आदि 324 में दी गई है। निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना और हटाने की प्रक्रिया ये अनुच्छेद 324 में है। और 325 में निर्वाचक नामावली तैयार करने में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना। 325 में कहा गया है कि निर्वाचक नामावली तैयार करने में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 326 क्या कहता है, वयस्क मताधिकार 61वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ध्यान रखना है। वयस्क मताधिकार देखो अनुच्छेद 326 में कहा है वयस्क मताधिकार कि सभी को वयस्क मताधिकार होगा, और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष होता था, और 61वें संविधान संशोधन में इसके संशोधित करके 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। अगला जो अनुच्छेद है 327 में कहा गया है कि संसद की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति क्या क्या होंगी, संसद की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति क्या क्या होंगी, ये बात कही गई है अनुच्छेद 327 में। आगे आता है अनुच्छेद 328। अनुच्छेद 328 में राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्तियाँ क्या क्या होंगी, 328 में बात जिक्र किया गया है इनका। अनुच्छेद 329 में क्या कहा है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप न होना, निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। एक ये आपको थोड़ा ब्रीफ में मैंने बता दिया है, इसके बाद में हम डिटेल से और इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो अभी आगे चलते हैं, अनुच्छेद 324 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 324 के 6 उपभाग हैं, और उन 6 उपभाग में क्या क्या कहा गया है ये देखते हैं। निर्वाचन अनुच्छेद 324(1) में कहा गया है निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 324(1) में निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 324(2) में निर्वाचन आयोग की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 324(3) के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा, ये बात कही गई है। मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा।
ठीक है। अनुच्छेद 324(4) में राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति हेतु प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 324(5) में त्यागपत्र व हटाने की प्रक्रिया दी गई है। निर्वाचन आयुक्त को त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 324(6) के अंदर राष्ट्रपति, राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारियां उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारियां उपलब्ध करवाएगा। जब निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है तब उनको कर्मचारी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति और राज्यपाल की है। ठीक है, ये बात 324(6) में कही गई है। चलो देखते हैं एक एक फिर से थोड़ा सा डिटेल में। अनुच्छेद 324(1) अनुच्छेद 324(1) क्या कहा गया था? निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, संसद, राज्य विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा दोनों आएंगे इसके अंदर, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन आयोग होगा। अनुच्छेद 324(1) में क्या कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की एक स्थापना की जाएगी और संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल जिसमें दोनों आगे, जिस राज्य में विधान परिषद है तो वो भी शामिल है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाने के हेतु निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, अनुच्छेद 324(2) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 324(2) में दो बात कही गई है। निर्वाचन आयोग की संरचना की बात कही गई है कि निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी होगी, और संरचना के अंदर क्या होगा ये देख लो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने अन्य आयुक्त मिलकर जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। इसका मतलब ये हो गया कि निर्वाचन आयोग के अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, और उसके साथ में जो राष्ट्रपति को उचित लगे उतने अन्य आयुक्त होंगे। जितने राष्ट्रपति को उचित लगे उतने अन्य आयुक्त होंगे। ठीक है, मूलतः एक सदस्य 16 अक्टूबर 1979 को 3 थे, 1990 में पुनः एक सदस्य हो गया था, और 1 अक्टूबर 1993 में 3 हो गए थे। ठीक है, निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का वर्णन ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में दिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का वर्णन न तो हमारे संविधान में है और ना ही अधिनियम में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलें तो आयुक्तों की नियुक्ति की बात करें तो आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे वाला अनुच्छेद 324(3) अनुच्छेद 324(3) में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। बात समझ में आ गई? 324(3) में क्या कहा गया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है, अनुच्छेद 324(4) में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 324(5) की बात करते हैं। 324(5) अनुच्छेद 324(5) में कहा गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इनकी सेवा शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 में बना था। निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 में बना था, जिसमें तीनों के वेतन, भत्ते हुए अन्य लाभ समान होंगे, जो किसके बराबर होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगे। ठीक है, और वेतन इनका होता है 2.5 लाख प्रति माह, और अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकते। पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये बात कही गई है किसमें? निर्वाचन आयुक्त अधिनियम की धारा 4 में। ठीक है, पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष होगी। ये सेक्शन 4 में कहा गया है निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 के। ठीक है, उसके बाद में त्यागपत्र की बात है तो वो राष्ट्रपति को देंगे। हटाने की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाया जाता है उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मान इनको हटा सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संविधान में दी गई है। ठीक है, उसके बाद में अन्य को हटाने की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, अन्य जो आयुक्त होंगे उनको हटाने की प्रक्रिया कैसी है? वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाई जाएंगी। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया है तो हम आगे और चलते हैं। अनुच्छेद 324(6) अनुच्छेद 324(6) में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। ये यहाँ तक की आपकी बातें कंप्लीट हो गई हैं। आपका अनुच्छेद 324(4) कंप्लीट हो गया, जिसमें 6 क्लॉज हैं, उनको भी मैंने आपको बता दिया आराम से। अब आगे चलते हैं, निर्वाचन आयोग की संरचना की बात करते हैं। निर्वाचन आयोग की संरचना और उससे संबंधित अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 324(2) के अंदर निर्वाचन आयोग की संरचना की बात कही गई थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य जिनको राष्ट्रपति निर्धारित करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1 होगा और अन्य कितने होंगे? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 324(2) के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त करता है। सेवा शर्तों और पदावधि 6 वर्ष और 65 वर्ष का निर्धारण ये सेक्शन 4 में किया गया है, निर्वाचन आयुक्त करेगा।
ठीक है। और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। उसके बाद में इनके हटाने की प्रक्रिया मैंने बता दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उस प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, ठीक है। मतलब कि 50% व 2/3 बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया, जो सिमिलर मेजोरिटी से नहीं है, सामान्य मेजोरिटी से नहीं हटाया जा सकता है, इसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए इसके लिए। आधार क्या होगा, अक्षमता या साबित कदाचार, असक्षमता या साबित कदाचार के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश आवश्यक है, ठीक है। महाभियोग शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया गया है, महाभियोग इसके लिए नहीं, राष्ट्रपति के लिए होता है, ठीक है। सभी आयुक्तों के वेतन भत्ते समान होंगे। नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये इसके थोड़े से तथ्य थे, आपको पता चल गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम निर्वाचन आयोग के कार्यों की चर्चा कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होंगे, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव करवाना है इसका कार्य है। मुख्य काम क्या है, संसद, राज्य के विधानमंडल, सभी राज्यों के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये 4 चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब कि स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत है और नगर पालिकाओं, इनके चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता। इसके लिए प्रत्येक स्टेट के अंदर एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, वो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला काम, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता भी प्रदान करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का भी निर्माण करता है, यही इलेक्शन कमीशन इंडिया का काम है। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करता है। संसद सदस्यों को निरंतरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। इसके काम क्या क्या होंगे, चुनाव करवाना, किस किस के, संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के 4 चुनाव करवाना। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्माण करना, ठीक है। राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रचार प्रसार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम की सूची तैयार करना और संसद सदस्यों की निरर्हता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना, ये इसके काम हो गए। और देख लो आगे आगे कौन कौन से काम है। और काम इसके हैं कि विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देता है, राज्यपाल को परामर्श देता है। रैंकिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द भी कर सकता है, ये निर्वाचन को रद्द भी कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देने की, राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाने संभव है या नहीं, ठीक है। ये राष्ट्रपति को सलाह देता है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है वहाँ पर उसके 1 वर्ष की समाप्ति के बाद चुनाव करवाने संभव है या नहीं है, ये बात निर्वाचन आयोग ही बताएगा, ठीक है। आगे देखो, अन्य तथ्य देख लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। अन्य तथ्य क्या क्या हैं। अन्य तथ्यों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब है, 25 जनवरी को। प्रथम बार कब मनाया गया, 2011 में। 2021 की थीम क्या थी, सभी मतदाता बने सशक्त व जागरूक, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। इसके अंदर मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी, ठीक है। अनुच्छेद 326 में इसका जिक्र किया गया है। वर्तमान में राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, तृणमूल पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद, नेशनल पीपल पार्टी, ये कुछ प्रमुख राजनीतिक दल हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना ही चाहिए। ईवीएम के बारे में देखो, आपने सुना भी होगा ईवीएम का नाम। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 1982 में केरल के पारूप विधानसभा में इसका उपयोग हुआ था सबसे पहले। 2004 में लोकसभा चुनाव में इसका उपयोग हुआ था। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर द्वारा तथा और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद द्वारा ये बनाई गई थी, ठीक है। वीवीपैट भी सुन लो, ईवीएम के साथ वीवीपैट जुड़ता है। इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेलर, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेलर। 2013 में नागालैंड के विधानसभा में इसका उपयोग हुआ, 2019 में लोकसभा में और 17 में गोवा में पूर्ण रूप से इसी का यूज किया गया था, ठीक है। अब आगे ये जो तथ्य हैं ये एसएससी वगैरह छोटे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखने हैं। बाकी यूपीएससी के लिए इनका कोई ज़्यादा महत्व है नहीं। आगे चलते हैं, आचार संहिता की बात करते हैं। आचार संहिता निष्पक्ष चुनाव हेतु आपसी समन्वय से निर्मित नियम है। ये किस लिए बनाई जाती है, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए। चुनाव की तारीख से समाप्ति तक ये प्रभावित रहती है और प्रथम
बार केरल 1960 में, 1962 से लोकसभा हेतु भी इसका उपयोग किया जा रहा है। बेहतरीन क्रियान्वयन हेतु ये CVGIL ऐप है, ये इसके क्रियान्वयन के लिए एक CVGIL ऐप है। आप इसको CVIGL ऐप कोई भी नाम पढ़ सकते हो, उसको प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर लेना। ये इसके क्रियान्वयन के लिए एक ऐप बनाया गया है, ठीक है। अन्य कार्यक्रम भी चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, SVEP ये भी है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ये कुछ तथ्य हो गए। अब हम आगे चलते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसके हम एक बार राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं पढ़ेंगे अभी। सामान्य जानकारी, संभावित प्रश्न तो देख ही नहीं रहे, हम ही अन्य जानकारी बता देंगे, इसको हम बाद में करेंगे। एक संवैधानिक आयोग है, इसका मोटा मोटा चर्चा कर लेंगे, बाकी अलग अलग स्टेट के हिसाब से हैंगे, तो कोई ज़्यादा इसका विशेष महत्व नहीं है। मैं बाद में इसकी हर स्टेट के हिसाब से जब भी क्लास लेंगे तब इसको बता दिया जाएगा। एक बार वैसे नॉर्मली इस पर देख लेते हैं, इसके मुख्य क्या हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों का संवैधानिक दर्जा मिला था, और 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। भाग 9 के अंदर इनके पंचायतों को दर्जा दिया गया है, शामिल किया गया है, और भाग 9A के अंदर नगर पालिका को, ठीक है। अनुच्छेद, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 243 के है, और इससे संबंधित 243 है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात कही गई है, और ये दोनों ये क्या हो गई, एक संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या हो गई, संवैधानिक निकाय हो गई, ठीक है। संरचना इसकी अगर बात करें तो एक सदस्यीय संरचना है इसकी, 243 के 1 में दी गई है। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। सेवा शर्तें इनकी ये राज्यपाल द्वारा निर्धारित होती हैं। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होते हैं। हटाने की प्रक्रिया हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके समान होगी। त्यागपत्र ये राज्यपाल को देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे थोड़ा सा और चलते हैं, तो 243 के 3 में राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा, और इसके अंदर ये बात कही गई है कि राज्य का विधानमंडल पंचायत के चुनाव हेतु नियम बना सकता है। और 243 में राज्य निर्वाचन परिसमन के संबंध में बताए गए कानून को मान्यता न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, हालांकि विशेष परिस्थितियों में ये चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में और शक्तियाँ और कार्य, इसकी बात कर लेते हैं शक्तियाँ और कार्यों की। तो शक्तियाँ इनके पास हैं पंचायत और नगर पालिका संबंधित निर्वाचन के लिए। पंचायत और नगर पालिका संबंधित चुनाव करवाते हैं, निर्वाचक नामावली तैयारी करते हैं, इससे संबंधित निर्वाचक नामावली तैयार करते हैं, निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करते हैं। जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अनुरोध करे तब उसे अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारी भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पंचायत और नगर पालिका संबंधित चुनाव की तिथियां घोषित करते हैं, नामांकन पक्षों का परीक्षण भी करते हैं। अब आगे और चर्चा करें तो ये चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं, इन पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं। मतदान के अंदर लूटना, हिंसा, अनियमितता के आधार पर निर्वाचन रद्द कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। आप थोड़ा सा एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ इसके बारे में। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आपको जो जरूरी है वही देखना है। इसके अंदर संरचना की बात की गई है 243 के अंदर, ठीक है। और यहाँ से देख लेते हैं एक बार। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, 74वें के द्वारा नगर पालिकाओं को। इसकी चर्चा की गई है भाग 9 में और भाग 9A के अंदर, पंचायतों को भाग 9 और भाग 9A के अंदर नगर पालिकाओं की, ठीक है। आर्टिकल इससे संबंधित है 243 के, और इससे संबंधित है 243 राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। संरचना की बात करें तो एक सदस्यीय आयोग है, ये एक सदस्यीय आयोग है। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल द्वारा इनको सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है, और अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकते। हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। और 243(3) में कहा गया राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। 243(4) में कहा राज्य का विधानमंडल पंचायतों के चुनाव हेतु नियम बना सकता है, और ये परिसमन से संबंधित चुनौतियों न्यायालय में चुनौतियाँ दी जा सकती हैं, और विशेष परिस्थितियों में, सिर्फ विशेष परिस्थितियों में। शक्तियाँ इनके पास क्या क्या हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के पास शक्तियाँ क्या क्या हैं, नगर पंचायत और नगर पालिका संबंधी निर्वाचन संपन्न करवाना, निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण निर्देशन करना। जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अनुरोध करे उससे करते हुए निर्वाचन के राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे। पंचायत और नगर पालिका संबंधित चुनाव की तिथियां घोषित करते हैं, और नामांकन पत्रों का परीक्षण भी करते हैं। इनको ये चुनाव आवंटित करते हैं स्थानीय पार्टी को। मतदान के अंदर लूटने, हिंसा, अन्य हिंसाओं के आधार पर ये निर्वाचन रद्द भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर। संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर देखो, संघ लोक सेवा आयोग को पढ़ते हैं। इसके डायमेंशन क्या क्या होंगे हमारे, एक बार पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, सामान्य जानकारी लेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, इसकी संरचना पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे,
और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की स्वतंत्रता की बात करेंगे और इसके अन्य तथ्य होंगे उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं इसको संघ लोक सेवा आयोग को। देखो पृष्ठभूमि के बारे में जान लो एक बार, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना था। 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना था, उसके द्वारा न्याय और प्रशासन व्यवस्था में सुधार किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेना का जन्मदाता भी कहा जाता है। हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, यहाँ से आपको समझ में आ भी रहा होगा। 1800 के अंदर क्या होता है, लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, लेकिन ये विरोध करने के बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध से बंद हो गई थी। 1806 के अंदर इंग्लैंड में हेलिब्रे में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके बाद में इंग्लैंड में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी, जहाँ पे सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रारंभ में सिविल सेवकों की भर्ती COD की सिफारिश पर की जाती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश के आधार पर की जाती थी। 1854 में मेघालय समिति बनी और 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत एक प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। ठीक है, मेघालय समिति के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर इनकी नियुक्ति का सिफारिश की गई और 1855 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा का आरंभ हुआ था और न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 23 की गई थी। 1855 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा का आरंभ हुआ था, न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी, अधिकतम 23 वर्ष थी। फिर 1864 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने थे, मतलब पहले भारतीय थे जिसने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। उसके बाद में 1886 के अंदर एचिसन आयोग बना था, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे एचिसन आयोग बना था। इसके अंदर अनुबंध और अनुबंध शब्दों को समाप्त कर दिया गया था। ये पहले अनुबंध और अनुबंध शब्द चलते थे, प्रशासन के अंदर जो व्यक्ति आते थे वो अनुबंध और अनुबंध प्रकार के होते थे, तो इनको समाप्त कर दिया गया। आयु सीमा पुनः 23 वर्ष हो गई थी, आयु सीमा इसको घटा दिया गया था, लास्ट में आके ये 19 वर्ष भी कर दी गई थी आयु सीमा को, तो फिर इसको 23 वर्ष कर दिया था। ये देखो आयु सीमा कैसे कैसे चली थी, इसको भी देख लो एक बार। देखो 1853 में डलहौजी था, उस टाइम पे 23 थी, फिर 60 के अंदर 22 कर दी गई थी इसको, और 66 के अंदर लॉरेंस के टाइम पे 21 वर्ष कर दी गई थी। अधिकतम की बात कर रहे हैं यहाँ, अधिकतम आयु सीमा। और 1878 के अंदर ये लिटन के समय में 19 वर्ष कर दी थी। लिटन को तो बिल्कुल ही शर्म नहीं आई, 19 वर्ष के बच्चे को भी ये IAS अधिकारी बनाना चाह रही थी। ठीक है, तो ये आयु सीमा का क्रम था, लास्ट में 19 भी कर दी थी इन्होंने, और फिर इसको 23 वर्ष वापस की गई थी भारतीयों की जबरदस्त विरोध और मांग के बावजूद। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। 1912 के अंदर क्या होता है, 1912 में इस्लिंगटन आयोग हार्डिंग द्वितीय ने भारत में प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की सिफारिश की थी। इस्लिंगटन आयोग ने भारत में प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की सिफारिश की और 1922 के अंदर भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का प्रथम आयोजन भारतीय हेतु पदवर्दी के लिए किया गया था। और 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अध्यक्ष इसका बना था रोस बारकर। 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर, मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार 1935 का अधिनियम, ये देखो 1935 का अधिनियम बना था, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अंदर क्या किया गया था, केंद्र फेडरल सर्विस कमीशन 1 अप्रैल 1937 को बना और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद में आगे की बात करते हैं। 26 जून 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। संविधान लागू होने के बाद में अनुच्छेद 315 के भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका जिक्र किया जाता है, किसका, UPSC का। फेडरल सर्विस कमीशन को संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया, जो फेडरल सर्विस कमीशन था उसको संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया। मुख्यालय दिल्ली में है। तत्कालीन अध्यक्ष HK कृपलानी थे, वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। आज़ादी के बाद सिविल सेवा का सशक्तिकरण सरदार पटेल। आज़ादी के बाद सिविल सेवा का सशक्तिकरण करने वाले सरदार पटेल थे। ठीक है, उसके बाद में हम और चलते हैं आगे। 1976 में कोठारी आयोग ने 3 स्तरीय परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी। 1989 में सतीश चंद्र समिति ने निबंध के पेपर की सिफारिश की थी और 2004 में होता समिति के प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड के पेपर की सिफारिश की गई थी। ठीक है, ये आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी UPSC की। UPSC का गठन कैसे हुआ, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कैसे हुआ है, उसकी थोड़ी हिस्ट्री है, इसको मैंने बता दिया, एक बार दोबारा देख लेना और फिर आगे हम चर्चा शुरू करते हैं। देखो ये मैंने PPT से इसको बताया है, जो शुरू से पहले बताया था। कॉर्नवालिस सेवा का जनक कहा जाता है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज बनी थी, इसको फिर बंद कर दिया। 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कॉलेज की हैदराबाद हेलिब्री में स्थापना की गई थी। और फिर 1833 में धारा 27 द्वारा इसको समाप्त किया गया।
1954 में मैकाले समिति बनी थी, उसने लंदन में प्रतियोगी परीक्षा की बात की। सत्येंद्र नाथ पहले भारतीय बने थे। एचिसन आयोग बना था, उसके बाद इस्लैंड आयोग बना था। इलाहाबाद में परीक्षा का आयोजन हुआ, ली आयोग आया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर लोक सेवा का गठन हुआ। 1935 का शासन अधिनियम आया, और उसके बाद में 1937 में फेडरल सेवा आयोग बना था। 1950 में संघ लोक सेवा आयोग बना। 76 के अंदर कोठारी आयोग आया। फिर सतीश चंद्र समिति बनी, उसने होता समिति बनी। ये मैंने अभी चर्चा की है, उसका थोड़ा सा संक्षिप्त रूप ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, सामान्य जानकारी पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो सामान्य जानकारी में अनुच्छेद 315 भाग 14 308 से 323 308 से 323 इसका मतलब है अनुच्छेद 315 में इसके जिक्र किया गया है। प्रकृति क्या है किसकी? यूपीएससी की बात कर रहे हैं हम। यूपीएससी का जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद 315 में। इसकी प्रकृति है संवैधानिक, स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद में चर्चा मिल रही है तो संवैधानिक निकाय है। ठीक है, प्रमुख कार्य समूह ए और समूह बी की केंद्रीय नियुक्ति, ए और बी ग्रुप के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, स्थापना हुई थी 1926 के ली आयोग के द्वारा। वर्तमान स्वरूप 26 जनवरी 1950 को आया था। 26 जनवरी 1950 को आया। मुख्यालय धौलपुर नई दिल्ली, धौलपुर घर सांझा रोड नई दिल्ली में है। और प्रथम प्रमुख इसका रोज बाकर, प्रथम भारतीय, इसका कोई जरूरी नहीं। महिला ये भी आप देख लेना, वर्तमान का भी कोई जरूरी नहीं। सदस्यों की संख्या 10 है, सदस्यों की संख्या 10 है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका जिक्र है, और अध्याय 1 में इसकी सेवाएं दी गई हैं, और अध्याय 2 में इसके लोक सेवा आयोग की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 308 से 314 और यह अनुच्छेद 315 से 323 हम दो प्रकार से पढ़ रहे हैं इसको। 308 से 314 एक बांट लिया, और उसके बाद 315 से 323 को दूसरा पार्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ इसकी सर्विसेज और यहाँ इसके लोक सेवा आयोग की बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, कुछ हो गया था प्रॉब्लम, अभी शुरू करते हैं। देखो अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 308 से 323 की भाग 14 में जिक्र है इसका। अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाएं होंगी। उनकी अनुच्छेद 316 में नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, त्यागपत्र का जिक्र किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 317 में हटाने की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 318 में अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें दी गई है। अनुच्छेद 319 में सदस्यों और अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 320 में 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों की बात में कही गई है। और 322 की अगर बात करें तो उसके अंदर संचित निधि पर भारित होंगे, इसके जो वेतन और भत्ते होंगे वो संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, ये संक्षिप्त में सभी अनुच्छेद हैं। 312 है जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं की जिक्र किया गया है। कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं होंगी? जैसे 3 अभी हैं, IAS, IFS, IPS, ये तीनों क्या हैं? अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, उसके बाद में 315 की बात करते हैं। 315 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की है। 16 में नियुक्ति योग्यता, हटाने की प्रक्रिया 17 में, अध्यक्ष की सेवा शर्तें ये 18 में, और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की बात की गई है 19 में। 20 में लोक सेवा आयोग के कार्य की बात की गई है। 22 में संचित निधि पर भारित होंगे, और लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों की बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एक देख लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 312(1) संसद राज्य में उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। इसका मतलब ये है 312(1) में ये कहा गया है कि संसद राज्यसभा में उपस्थित मत देने वालों के 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। ठीक है, 1 जुलाई 1996 में भारतीय वन सेवा को भी अखिल भारतीय सेवा घोषित किया गया था। वर्तमान में 3 है, IAS गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले, IPS और IFS पर्यावरण गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है, ये 312(2) की बात करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा ये दोनों भी क्या हैं? एक अखिल भारतीय सेवा है। और 313 के अंदर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश तक। ठीक, आगे देखो अनुच्छेद 315 की बात करते हैं। अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 315, एक मिनट, अनुच्छेद 315 के अंदर ये कहा गया है कि 15(1) में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा।
अनुच्छेद 315(1) में कहा गया है संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315(2) में संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल की सहमति पर बनाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सहमत होते हैं तो उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की जा सकती है। ये अनुच्छेद 315(2) में कहा गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 315(4) में कहा है राज्यपाल का संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध। राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध कर सकता है और वो किसी राज्य के अंदर जो महत्वपूर्ण सर्विसेज हैं एक ग्रुप की, उनकी नियुक्ति के लिए इससे अनुरोध कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 316 की बात करें। अनुच्छेद 316(1) के अंदर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और योग्यता की बात की गई है। यूपीएससी और जेपीएससी ये ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। योग्यता आद्य सदस्यों को भारत सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, इनकी यही योग्यता है, ठीक है। यूपीएससी और जेपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा जैसे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ठीक है। और योग्यता जेपीएससी की भी राष्ट्रपति, राज्य के जो जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। और इनकी योग्यता ये दी गई है कि आद्य सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 316(1) में कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? यूपीएससी का राष्ट्रपति और एसपीएससी का राज्यपाल निर्धारित करेंगे। इनके कार्यकारी अध्यक्ष को कौन निर्धारित करेंगे? राष्ट्रपति यूपीएससी के और राज्यपाल एसपीएससी के, ठीक है। अनुच्छेद 316(2) के अंदर पदावधि और त्यागपत्र की बात की गई है। पदावधि 6 वर्ष होगी। अधिकतम आयु यूपीएससी के लिए 65, एसपीएससी के लिए 62 और जेपीएससी के लिए 62, ठीक है। अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। पदावधि 6 वर्ष है। आयु यूपीएससी की अगर बात करेंगे तो 65 वर्ष अधिकतम, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की 62 और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की 62 वर्ष है। त्यागपत्र ये जो यूपीएससी और जेपीएससी वाले हैं ये राष्ट्रपति को देंगे, एसपीएससी वाले राज्यपाल को देंगे। अनुच्छेद 316(3) के अंदर पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं होगी। ये कहा गया है कि कोई भी सदस्य पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता। 316 कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 317 पे बात करते हैं। अनुच्छेद 317 के अंदर 1 के अंदर क्या गया? अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। जेपीएससी, यूपीएससी, आईपीएससी राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। इसका मतलब कोई भी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य कोई भी हो, उसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। उसका आधार क्या होगा? साबित कदाचार। साबित कदाचार प्रक्रिया क्या होगी? अनुच्छेद 345 के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद बाध्यकारी सलाह है, ये बाध्यकारी सलाह है, उच्चतम न्यायालय एक बार जांच करेगा, उसके बाद हटाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 317(2) में जांच के दौरान निलंबन, जांच के दौरान इनको निलंबन करने की शक्ति होती है। यूपीएससी और जेपीएससी को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है और एसपीएससी के सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 317(3) के अंदर अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के अन्य आधार दिए गए हैं। अन्य आधार कौन कौन से हैं? दिवालिया हो जाए, अन्य वेतनिक कार्य करने लग जाए, मानसिक या शारीरिक असक्षमता हो जाए उसके अंदर, ठीक है। कदाचार की बात करें तो 317(4) में कही गई है। निगमित कंपनियों से करार हो जाए, निगमित कंपनियों से करार हो जाए, या फिर भारत सरकार की किसी सुविधा पर इच्छुक हो जाए, मतलब किसी भी सुविधा पद पे वो शामिल हो जाए, तो उनको कदाचार में शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 318 की बात करते हैं। अनुच्छेद 318 अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तें, सदस्य संख्या, वेतन आदि की बात की गई है इसमें। यूपीएससी और जेपीएससी की इन सब का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति, और एसपीएससी का राज्यपाल करेगा। लोक सेवा आयोग सदस्य नियम 1969 के द्वारा धारा 3 में सदस्य संख्या 10 की गई है, अध्यक्ष के बिना। यूपीएससी में कितने अध्यक्ष के बिना कितने सदस्य? 10 होते हैं। और धारा 4 में वेतन की बात की है, अध्यक्ष के वेतन 2.5 लाख होते हैं, सदस्यों के 2.25 लाख होते हैं, ठीक है। और धारा 3 के अनुसार अधिकतम सदस्य संख्या 10 के बिना है, ठीक है। अधिकतम सदस्य संख्या 10 अध्यक्ष के बिना है, समझ गए। आगे देखो अनुच्छेद 319। अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति की बात की गई है। क्या बात की गई है? यूपीएससी के अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं होंगे। सदस्य मात्र यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, एसपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है। अगर सदस्य वापस सदस्य बनेगा तो संभव नहीं है। और सदस्य अध्यक्ष बनेगा यूपीएससी का, बन सकता है, एसपीएससी का अध्यक्ष बनेगा, बन सकता है, लेकिन जो यूपीएससी का अध्यक्ष है वो कहीं भी नहीं जा सकता है, लोक सेवा आयोग में नहीं जा सकता, ठीक है। एसपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो ये सिर्फ क्या कर सकता है? यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या यूपीएससी का सदस्य बन सकता है। एसपीएससी का जो अध्यक्ष होता है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या
यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, या फिर अन्य एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, और सदस्य जो एसपीएससी के सदस्य होते हैं उनकी बात करें तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं, और उसी या फिर अन्य एसपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है और ये कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, यूपीएससी तो बहुत क्वेश्चन पूछती है इसके बारे में, तो आप इनको ध्यान दे लेना कि कौन सा अध्यक्ष, अगर यूपीएससी का अध्यक्ष है तो वो कहीं भी नहीं जा सकता। यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं, कहीं के भी अध्यक्ष बन सकते हैं, एसपीएससी के और यूपीएससी के। ठीक है, और एसपीएससी के अध्यक्ष हैं वो सिर्फ यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं, और किसी दूसरे एसपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। और एसपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं, और उसके साथ एसपीएससी किसी भी एसपीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ये बात हो गई यहाँ तक की सिंपल। आगे चलते हैं थोड़ा सा और, अनुच्छेद 320 की बात करते हैं। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 320(1) में क्या कहा गया है? यूपीएससी संघ की सेवाओं की नियुक्ति, संघ की सेवाओं की नियुक्ति। ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब ये आयोग क्या करेगा? संघ में जो भी सेवाएं हैं ए ग्रेड बी ग्रेड की, इनकी नियुक्ति करेगा। और एसपीएससी क्या करेगी? राज्य की सेवाओं की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 320(2) में क्या कहा है? यूपीएससी राज्यों की संयुक्त सेवाओं की नियुक्ति में सहायता करेगा। यूपीएससी राज्यों के लिए संयुक्त सेवाओं में नियुक्ति की सहायता करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 320(3) में क्या कहा गया है? सलाह, नियमन पर सलाह देगा। यूपीएससी एसपीएससी क्या क्या सलाह देगा? देखो, सिविल सेवा के नियमों पर सलाह देगा, परीक्षा प्रणाली पर और पदोन्नति या स्थानांतरण पर भी सलाह देता है। ये ध्यान देने वाली बात है, पदोन्नति और स्थानांतरण पर यूपीएससी सलाह देता है। ठीक है, 320(5) में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम 14 दिन के भीतर विधायिका के समक्ष रखे जाएंगे। ठीक है, ये आपकी बात होगी 320 की। आगे चलते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद 321 की ओर। 321 में क्या कहा गया है? लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कहाँ तक है? देखो, यूपीएससी संसद और एसपीएससी के राज्य विधानमंडल इनका निर्धारण करते हैं, इनके कार्यों का। ठीक है, अनुच्छेद 322 में यूपीएससी के वे भारत की संचित नीति पर पारित होंगे, एसपीएससी के वे राज्य की संचित नीति, जो राज्य जिस राज्य का एसपीएससी है उसके वे और भत्ते उसकी संचित नीति पर पारित होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों के बारे में कहा गया है। यहाँ क्या कहा गया है कि यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगी, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत करेंगे, राज्यपाल को सौंपेगी एसपीएससी, और राज्यपाल उसको राज्य के विधानमंडल में प्रतिवर्ष रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और, लोक सेवा आयोग की संरचना की बात कर लेते हैं। संरचना की अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग के अंदर एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्यों की संख्या संविधान में नहीं दी गई है, यह राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। लोक सेवा आयोग सदस्य नियम 1969 के अनुसार सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। बात समझ में आ गई? अनुच्छेद 316(1) के अनुसार नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करेगा। 316(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ये 15वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। और अनुच्छेद 316(2) के अनुसार त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को ही देंगे। ये यहाँ की संरचना की बातें होगी। और फिर आगे थोड़ी और है, अनुच्छेद 316(2) के अनुसार पद अवधि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष होगी। अनुच्छेद 317(1) के अनुसार हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद साबित कदाचार के आधार पर हटाएंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 317(2) के अनुसार निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। अनुच्छेद 317(3) के अनुसार हटाने के अन्य आधार दिवालिया है, अन्य वेतनिक कार्य हो गए, शारीरिक और मानसिक असक्षमता होगी। सदस्यों की योग्यता का वृद्ध निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 316(1) के अनुसार आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हो। योग्यता का कोई विशेष निर्धारण तो है नहीं, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 316(1) में ये बात कही गई है कि भारत सरकार ने राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति क्या करेंगे? इसके लिए योग्य होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की स्वतंत्रता की बात। पद अवधि की सुरक्षा, राष्ट्रपति एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार ये अध्यक्ष या सदस्यों को हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको क्या क्या स्वतंत्रता है? पद अवधि की सुरक्षा दी गई है। कितनी है? 6 या 65। ठीक है, इससे पहले इनको नहीं हटाया जा सकता। हटाना है तो कोई विशेष प्रक्रिया है, उसके द्वारा ही हटा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 316(3) के अनुसार अध्यक्ष या सदस्य अपने कार्यकाल को पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं होते, अर्थात दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जाता। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी लोभ लाभ की भावना आ ही नहीं सकती सदस्यों में। और तीसरी बात है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार अधीन किसी और नियोजन के पात्र भी नहीं हो सकते। ये ठीक है। उसके बाद में और क्या स्वतंत्रता है? देखो, अनुच्छेद 318 के अनुसार अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करेंगे, लेकिन नियुक्ति के बाद उन्हें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब एक बार नियुक्त हो गए तो उसके
सेवा भत्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये भी सुरक्षा है, एक स्वतंत्रता है इसको इनकी। अनुच्छेद 319 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार अन्य किसी दूसरे नियोजन का पात्र नहीं होगा। ये मैंने बता दिया था कौन कहाँ बन सकता है, तो ये भी एक तरह से स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 322 के अनुसार अध्यक्ष व आयोग के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। इनको कोई डर नहीं है इनके वेतन भत्तों का, क्योंकि ये भारत की संचित निधि पर भारित है, तो ये भी एक इनको सुरक्षा है। और संचित निधि पर भारित हुए के ऊपर मतदान नहीं होता, ये आपको पता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा और इसके मुख्य कार्य देख लेते हैं। यूपीएससी के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। ये अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। संयुक्त भर्ती की योजना और प्रवर्तन में सहायता करता है। राज्यपाल के अनुरोध और राष्ट्रपति स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों में राज्यों की सलाह प्रदान करता है। सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में पदोन्नति तथा स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में अनुशासनिक विषय के बारे में भी सलाह प्रदान करता है। पेंशन दावा करना और पेंशन की राशि का निर्धारण करता है। ठीक है, ये इसके मुख्य कार्य हैं, आप एक बार देख लेना कार्यों को दोबारा से। अल्प का और कार्य, ये कार्य और बचे हैं, देखो एक बार इसको, एक मिनट। अल्पकालीन नियुक्ति 1 वर्ष से अधिक तब तक वह व्यक्तियों के नियमितीकरण से संबंधित विषय, इनके ऊपर भी सलाह है। सेवा के विस्तार व कुछ सेवानिवृत्ति नौकरशाही की नियुक्ति से संबंधित मामले हैं। संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, ये इसके कार्य हो गए। आगे अन्य तथ्य देख लेते हैं यूपीएससी के बारे में। अन्य तथ्य क्या क्या हैं। सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन और सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। इस तरह के मुद्दे को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग देखता है। ठीक है, सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन और प्रशिक्षण से यूपीएससी का कोई मतलब नहीं। ये कौन करेगा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किए गए सुझाव सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। केंद्र सरकार पर निर्भर है कि उस सुझाव को अमल में लाए या फिर खारिज करे। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग संग्रहालय दिल्ली और धौलपुर में दिल्ली के धौलपुर में बनाया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा न्यायालय की सत्यानुधारण करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, देश के किसी भी नागरिक को सम्मन जारी कर सकता है तथा किसी भी विभाग में रिपोर्ट मंगवा सकता है। ये इसके पास सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियाँ होती हैं। अब हम यहाँ कंप्लीट यूपीएससी को कंप्लीट कर लिया है और आज का लेक्चर यहीं तक होगा। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो बता देना, आगे हम सभी को कवर करेंगे, जितने भी आयोग हैं उन सबको कंप्लीट कर लेंगे। पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।